नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके नोबल बाय 2.2 चैनल पर, जहां की कहानियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। यहां आपको मिलेगी रोमांच और फैंटास्टिक कहानियों की शानदार एक्सप्लेनेशन। और अगर आप स्टोरी के ऑडियो सुनने के शौकीन हैं तो आप हमारे चैनल यूके नोबल बाय 2.2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू स्टोरी का नया और धमाकेदार एपिसोड। यकीन मानिए, आज का सफ़र आपको रोमांच और मस्ती से भर देगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी कहानियाँ यूट्यूब पर नहीं देखी तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी मज़ेदार एपिसोड मिस ना करें। ध्यान रहे, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसे असलियत से जोड़ने की कोशिश ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह शानदार एपिसोड। तैयार हो जाइए एक नई और अद्भुत दुनिया में कदम रखने के लिए। खून का एक और कौर थूकते हुए भास्कर ने समर की ओर फोन लहराया। ये अर्जुन है। क्या तुम कंपनी नहीं खरीदना चाहते तो उससे बात करो। भास्कर ने उसे पास करवाया। समर ठंडी मुस्कान के साथ कुर्सी पर बैठ गया। किसी कंपनी को खरीदना आसान नहीं था। इसके अलावा इन 2 सालों में कंपनी ने उनके प्रबंधन के तहत अच्छा मुनाफा कमाया था। लेकिन जब तक पैसा पर्याप्त था तब तक सब कुछ खरीदा जा सकता था। बस इसमें निवेश करना था। उनके गोल्ड टाइगर बैंक कार्ड में 1 अरब रुपए थे और यह डीटी हासिल करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन मिस्टर पारस के लिए इसे खरीदना ज्यादा सही रहेगा। भास्कर ने कॉल का जवाब दिया और खुशी से हंसते हुए कहा, अरे अर्जुन, तुम कंपनी में कब आ रहे हो? मैं तुम्हारा स्वागत करने और प्रोजेक्ट की प्रगति की रिपोर्ट देने के लिए तैयार हूं। मैंने कंपनी को एक परेशानी पैदा करने वाले आदमी से छुटकारा दिलाने में भी मदद की है। चूंकि उसने समर को नौकरी से निकाल दिया था, इसलिए वह समर पर महंगे कॉन्ट्रैक्ट का दोष डाल सकता था। आखिरकार नौकरी से निकाला गया समर डीटी के लिए मृत था, और अगर भास्कर एक मरे हुए आदमी पर दोष मढ़ेगा तो वो अपने लिए कैसे बोलेगा? लेकिन अगले ही पल भास्कर की मुस्कान डर में बदल गई। क्या कंपनी बिक गई? पूरे ऑफिस में उसकी तेज आवाज गूंज उठी। बाहर खड़े सभी कर्मचारी हैरान रह गए। डीटी ने पिछले कुछ सालों में लगातार मुनाफा कमाया था। अगर बॉस समझदार होता तो वो इस पैसे कमाने वाली कंपनी को नहीं बेचता। तुरंत ही सब लोग शांत हो गए और उन्हें याद आया कि समर ने अभी क्या कहा था। वे हैरानी से समर को देखने लगे। भास्कर का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोला, कैसे? तुमने यह कैसे किया? कंपनी अब मेरी है। समर धीरे से खड़ा हुआ और गर्व से हंस पड़ा। उसे आश्चर्य हुआ कि मिस्टर पारस ने इतनी जल्दी काम पूरा कर लिया। हालांकि अर्जुन को अच्छी तरह पता था कि 100 करोड़ रुपए की कंपनी को कुछ मिनटों में खरीदने के लिए सिर्फ पैसे से ज्यादा की जरूरत होती है। असंभव, यह असंभव है। भास्कर गुस्से से लाल हो गया और घबराते हुए फोन पर बोला, अर्जुन, तुमने अचानक कंपनी क्यों बेच दी? क्या तुम मुझसे चर्चा नहीं कर सकते थे? हमारी कंपनी मुनाफे में है और जल्द ही शेयर बाजार में आ सकती थी। तुम धमाका। कॉल कट गई और भास्कर की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। समर ने हंसते हुए कहा, अब तुम बेरोजगार हो। अगर भगवान भी आ जाएं, तो भी तुम अपनी नौकरी नहीं बचा पाओगे। तिरस्कार भरे स्वर में समर ने भास्कर के ही शब्द उसके खिलाफ इस्तेमाल किए। भास्कर गुस्से से कांप रहा था, मानो समर ने उसे अभी अभी बर्बाद कर दिया हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कमजोर आदमी अचानक इतना ताकतवर कैसे बन गया। भास्कर को एहसास हुआ कि कर्मचारी उसकी बदकिस्मती पर खुश हो रहे थे। शर्म, गुस्सा, निराशा, सब कुछ अंदर ही अंदर सुलग रहा था। अचानक मेज पर रखे कॉन्ट्रैक्ट ने उसका ध्यान खींचा और वह जोर से हंस पड़ा। हाँ, कंपनी खरीद ली? समर, तुमने सच में एक मुसीबत खरीद ली है। कितना मजेदार है। भास्कर ने कॉन्ट्रैक्ट की ओर इशारा किया और अहंकार भरी हंसी जारी रखी। तुमने वेस्ट शैंटी टाउन का ये कॉन्ट्रैक्ट देखा होगा। मैंने इसकी कीमत 30 करोड़ रुपए ज्यादा रखी है। अब जब तुमने डीटी खरीद ली है तो तुम्हें यह कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा। यह मुसीबत तुम्हारी कंपनी को दिवालिया कर देगी। अभी 1 मिनट पहले वह इस गलती की वजह से परेशान था, लेकिन अब जब समर ने उसे सबके सामने हरा दिया तो इस महंगे कॉन्ट्रैक्ट ने उसे अप्रत्याशित जीत दिला दी। हालांकि डीटी की कीमत 100 करोड़ थी, लेकिन इस 30 करोड़ के ज्यादा दाम वाले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डीटी के लिए यह एक बड़ी मुसीबत बन सकती थी। समर ने इस समय डीटी को खरीदकर व्यावहारिक रूप से अपनी ही गलती सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट उसे दिवालिया कर सकता था। 30 करोड़!
समर ने काले चेहरे और गुस्से से सिकुड़ी आंखों के साथ कहा, तुम सच में मूर्ख हो? वाह! भीड़ के चेहरे आश्चर्य से भर गए। भास्कर अपना दिमाग खो बैठा है क्या? डीटी के महाप्रबंधक के रूप में इतनी बड़ी कीमत वाले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना कितनी बड़ी मूर्खता थी। फिर सबने अपनी चिंतित और संदेह भरी निगाहें समर की ओर घुमा लीं। समर का सख्त चेहरा देखकर भास्कर जोर से हंसने लगा, मानो उसने जीत हासिल कर ली हो। आपने डीटी का अधिग्रहण किया और मैं सबसे बुरी स्थिति में अपनी नौकरी खो दूंगा, लेकिन अर्जुन के पास इतनी सारी कंपनियां हैं और मैं आसानी से फिर से उठ सकता हूं। लेकिन आपको मेरी गंदगी साफ करनी होगी और अंततः दिवालिया हो जाना होगा। कितना दयनीय है। भास्कर ने अपनी आवाज ऊंची कर दी। वह महंगे अनुबंध की अप्रत्याशित जीत की खुशी में डूबा हुआ था। क्या तुम्हारा काम हो गया? अगर हो गया है तो यहां से चले जाओ, समर गुस्से से चिल्लाया। वह भास्कर की बेकार सोच को अच्छी तरह जानता था और पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि भास्कर कोई महंगा अनुबंध साइन करेगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि इसकी कीमत 30 करोड़ रुपए ज्यादा होगी। मेरा काम हो गया! भास्कर एक विजयी सेनापति की तरह हंसते हुए बाहर निकल गया। वह मजदूरों के पास से गुजरा और अहंकार से बोला, तुमने सुना ना? कम से कम मैं इतने लंबे समय तक तुम्हारा मालिक तो था। अब मैं तुम लोगों को एक रास्ता दिखाता हूं। मेरे साथ चलो या उसके साथ मर जाओ। कोई जवाब नहीं आया। मजदूरों को अच्छी तरह पता था कि डीटी का असली मालिक कौन है। हर कोई जानता था कि समर व्यक्तित्व से लेकर काबिलियत तक भास्कर से कहीं बेहतर था। समर ने शांत स्वर में कहा, जब मैंने डीटी खरीद ली तो 30 करोड़ रुपए भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मजदूरों ने आश्चर्य से समर की ओर देखा। वे भास्कर के जाने का रास्ता बनाने के लिए एक तरफ हट गए। भास्कर का चेहरा नीला पड़ गया। उसे पता था कि वह मजदूरों के बीच अलोकप्रिय था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं होगा। बेकार कमीने, आगे बढ़ो और अपनी मौत तक उसका पीछा करो, गुस्से में चिल्लाते हुए भास्कर चला गया। कुछ देर बाद एक कर्मचारी ने झिझकते हुए पूछा, समर, क्या तुम पक्के हो कि हम 30 करोड़ का भुगतान कर सकते हैं? क्या मैंने तुम लोगों से कभी झूठ बोला है? समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सब लोग अपने काम पर लौट जाओ। अब हम वेस्ट शैंटीटाउन प्रोजेक्ट पर ध्यान देंगे। पटेल परिवार यह जानकर कि समर ने डीटी खरीद ली है, पटेल परिवार बहुत खुश था। मां, पिताजी, हम दुल्हन की कीमत कब तैयार कर सकते हैं? साहिल ने चिंता में कहा। श्रुति का परिवार मुझ पर दबाव डाल रहा है। क्या आप लोग अब भी चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूं और हमारे पटेल परिवार की विरासत को आगे बढ़ाऊं? बचपन से ही वह एक आरामदायक जिंदगी जीता आया था, जहां पूरा परिवार उसकी हर जरूरत पूरी करता था। जब माता पिता ने वंश को आगे बढ़ाने की बात सुनी तो वे थोड़ा झिझके लेकिन चिंतित भी हुए। उसकी मां अनीता ने चिंतित होकर कहा, साहिल, घबराओ मत, क्या हम कोशिश नहीं कर रहे हैं? हाँ, परिवार के लिए वंश को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। श्रुति के साथ तुम्हारी शादी को लेकर हम तुमसे भी ज्यादा चिंतित हैं। उसके पिता राघवेंद्र ने सिर हिलाते हुए कहा। तो फिर आप मुझे पैसे कब देंगे? साहिल ने गुस्से में कप जमीन पर पटक दिया। मुझे इसे 1 हफ्ते के अंदर लेना है। अगले हफ्ते मुझे इसे श्रुति को देना है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अंजलि से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह खड़ी हुई और चिल्लाई, साहिल, तुम मां और पिताजी से इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हो? चुप रहो, तुम्हें यहां बोलने का कोई हक नहीं है, अनीता ने सख्ती से कहा। राघवेंद्र ने अनीता के चेहरे पर गुस्सा देखा और धीरे से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि समर और अंजलि को तलाक मत लेने दो। कम से कम वह उप महाप्रबंधक के रूप में दुल्हन की कीमत चुकाने में मदद कर सकता था। तुमने उसकी मां के इलाज के लिए रखे गए 2 लाख रुपये ले लिए, इसी वजह से उनका तलाका हुआ। मेरी गलती? अनीता ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। साहिल को पैसों की जरूरत है। क्या तुम चाहते हो कि हम दूसरों से उधार लें? क्या हम अब हर जगह से उधार नहीं ले रहे हैं? किरण ने असहाय होकर कहा। 5 लाख का नकद उपहार, 1 घर और 1 कार के लिए, यहां तक कि समर के 2 लाख भी पर्याप्त नहीं है। अनीता गुस्से से भड़क गई और अंजलि की ओर इशारा करते हुए बोली, एक कंगाल और बेकार आदमी से शादी करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अब तुम अपने भाई की मदद भी नहीं कर सकती। तुम कैसी बहन हो?
अंजलि कांप उठी और दुखी होकर रोने लगी। तभी अनीता को अचानक एक ख्याल आया। अंजलि, क्यों ना तुम ब्लाइंड डेट पर जाओ? इस बार तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए लड़का चुनेंगे। हम तुम्हारे लिए एक करोड़पति ढूंढेंगे ताकि तुम्हारे भाई की शादी के लिए पैसे मिल सकें। अंजलि आंसुओं से भरी आंखों से चिल्लाई, हे भगवान, तुम मुझे क्या समझते हो? मिस्टर पारस और समर किराए के घर में मिस्टर पारस ने समर से गंभीरता से कहा, युवा मालिक, डीटी हासिल करना जल्दबाजी लगती है। यह महंगा अनुबंध हमें दिवालिया कर सकता है। समर का फोन आने के बाद मिस्टर पारस ने डीटी से संपर्क किया और बाजार कीमत से 3 गुना ज्यादा दाम पर खरीदारी पूरी की। लेकिन कंपनी की हालत बहुत खराब थी। मिस्टर पारस को सबसे बड़ा झटका इस खरीदारी से होने वाले पैसों के नुकसान से नहीं, बल्कि समर की इज्जत से लगा। 130 मिलियन तो बस युवा मालिक की प्रैक्टिस के लिए थे, जो कोई बड़ी बात नहीं थी। युवा मालिक को ऐसी परीक्षाओं से गुजरना ही था अगर वह अपनी मां के साथ परिवार में वापस जाना चाहता था। जब तक आगे व्यापार में मुनाफा होता रहेगा, वह परिवार में उड़ रही अफवाहों को रोक सकेगा। लेकिन समझौते के कारण हालात खराब हो गए। डीटी का दिवालिया होना सिर्फ वक्त की बात थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि समर इतना नुकसान नहीं सह सकता था। आखिर उसके पास पुराने मालिक द्वारा दिया गया गोल्ड टाइगर बैंक कार्ड था, जिसमें 1 बिलियन थे। उन 130 मिलियन का उसके लिए कोई खास मतलब नहीं था। मिस्टर पारस को बस इस बात का डर था कि समर को परिवार की बातों का पता चल जाएगा। युवा मालिक ने अपना पहला व्यापार बर्बाद कर दिया। फिर उसके लिए परिवार में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समर ने मना नहीं किया। आप सही कह रहे हैं मिस्टर पारस, मैं सच में लापरवाह था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं पैसे गंवाने वाला हूं। मिस्टर पारस ने गंभीरता से कहा, पुराने मालिक ने मुझे युवा मालिक की मदद के लिए रखा है ताकि आप बड़ी सफलताएं हासिल कर सकें। फिर पुराना मालिक भविष्य में परिवार का व्यापार आपको बड़े सम्मान के साथ सौंप देगा और आपको और आपकी मां को वापस परिवार में ले आएगा। लेकिन अगर यह व्यापार आखिरकार दिवालिया हो गया तो पूरा परिवार। समर ने हल्की मुस्कान के साथ मेज पर हाथ मारा। किसने कहा कि मैं पैसे गंवाने वाला हूं? मिस्टर पारस चौंक गए। क्या वह नहीं चाहता कि मैं कुछ करूं? इसलिए मैंने डीटी को खरीदा ताकि उसे दिखा सकूं कि मैं यह कर सकता हूं। उसने 20 साल तक मेरी मां और मुझे अकेला छोड़ दिया। अगर मैं उसके कुछ पैसे खो भी दूं तो इसमें क्या बड़ी बात है? समर ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए लेकिन आंखों में गुस्सा लिए कहा। मिस्टर पारस थोड़ा चिंतित हो गए। यह पैसे का मामला नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वेस्ट शैंटीटाउन प्रोजेक्ट की कीमत उसकी असली कीमत से 30 मिलियन ज्यादा होगी। लेकिन जब से मैं 3 साल के अंदर डिप्टी जनरल मैनेजर बना हूं, मुझे पूरा यकीन है कि मैं यह कर सकता हूं। गहरी नजरों से समर ने पूरा भरोसा जताया, जिससे मिस्टर पारस हैरान रह गए। समर ने आगे कहा, उसे कहिए कि चिंता न करे। मैं 20 साल से डांटे जा रहे किसी कमजोर इंसान की तरह नहीं हूं। मैं यहां अपनी मेहनत से पहुंचा हूं। मैं उसे अपनी सफलता और काबिलियत दिखाऊंगा और मैं उसे हमें छोड़ने का पछतावा करवाऊंगा। मैं अपनी मां को भी गर्व महसूस करवाऊंगा। समर ने पूरे जोश और गंभीरता से कहा। हालांकि मिस्टर पारस बाहर से शांत दिख रहे थे, लेकिन वे समर की बातों में छिपी गहरी नाराजगी को साफ महसूस कर सकते थे। मिस्टर पारस कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक उन्हें झटका लगा। मैं इसे दिवालिया नहीं होने दूंगा, बल्कि यह लगातार तरक्की करेगा। कृपया मेरे लिए एक काम करें मिस्टर पारस। मैं 3 दिनों के भीतर इस हालात को बदलने का पूरा भरोसा रखता हूं। पहले जब भी कोई मुश्किल आती थी तो उसे हार माननी पड़ती थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आता था कि क्या करना है। लेकिन अब वह पूरी तरह बदल गया था। यही वजह थी कि जब उसने सुना कि भास्कर ने इतनी बड़ी कीमत पर समझौता किया है, तो वह एक पल के लिए चौंका जरूर, लेकिन हताश नहीं हुआ। उसे पूरा भरोसा था कि वह इसमें सफल होगा। क्या यह सच में मुनाफे वाला सौदा है, युवा मालिक? मिस्टर पारस खुश हो गए, मानो उन्हें उम्मीद की किरण नजर आ गई हो। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, युवा मालिक? मैं आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, मिस्टर पारस ने कहा। 10 मिनट बाद मिस्टर पारस खुश होकर बाहर निकले और एक फोन किया। पुराने मालिक, हमने युवा मालिक को गलत समझा। वह तेजी से सीख रहा है
और आगे बढ़ रहा है। यह व्यापारिक सौदा युवा मालिक की योजना के मुताबिक एक बड़ी सफलता बनने वाला है, मिस्टर पारस ने जोश में कहा। लेकिन युवा मालिक ने अपनी नाराजगी भी जताई है कि उसकी मां और वह थोड़ा रुके। किराए के छोटे से घर में समर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मिस्टर पारस उसके पिता को सारी बातें बता रहे हैं। समर ने अपना चेहरा हल्के से रगड़ा और शांत होकर रसोई में चला गया। वह अपनी मां के लिए सूप बनाने में पूरी तरह डूबा हुआ था, जैसे कि कोई भी चीज उसे भटका नहीं सकती थी। उसने स्नातक की पढ़ाई के बाद रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत की। एक तरफ वह अंजलि को निराश नहीं करना चाहता था, दूसरी तरफ वह अपनी मां को उन सभी चीजों के बदले कुछ देना चाहता था जो उसने इतने सालों तक उसके लिए की थी। वह चाहता था कि उसकी मां अपने जीवन के आखिरी सालों को खुशी से बिताए। वह हमेशा पटेल परिवार का सहारा नहीं बन सकता था। अब वह बस यही सोच रहा था कि किसी तरह अपनी मां का इलाज करवा ले। अचानक उसे एक नया संदेश मिला। यह श्रुति का संदेश था। क्या आप आज रात खाने के लिए फ्री हैं, मिस्टर अग्रवाल? समर ने अपनी नाक रगड़ी। अंजलि ने उसे साहिल की शादी श्रुति से करवाने में बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब श्रुति खुद उससे बात कर रही थी। अगर पटेल परिवार को यह बात पता चल गई तो क्या होगा? समर ने तुरंत जवाब दिया, माफ करें, मैं व्यस्त हूं। मेरी मां अस्पताल में है और मुझे उनकी देखभाल करनी है। वैसे मुझे लगता है कि आप मुझे बेवजह परेशान कर रही हैं। श्रुति ने तुरंत जवाब दिया, परेशान कर रही हूं? हाँ, मैं आपको परेशान कर रही हूं मिस्टर अग्रवाल। आप बहुत बुरे आदमी हैं। समर ने हल्के से मुस्कुराया और फोन एक तरफ रख दिया। उसी समय उसे एक पुराने दोस्त का संदेश मिला जिससे वह बहुत समय से संपर्क में नहीं था। समर, मैंने सुना है कि तुमने अंजलि को तलाक दे दिया है। समर ने कड़वी मुस्कान के साथ अपनी नाक रगड़ी। बिल्कुल साफ था कि उसके आसपास के लोगों को उसके तलाक के बारे में पता चल ही जाता। पटेल परिवार यह बात किसी से नहीं छिपाएगा कि वह एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति छोड़ दिया गया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सबसे पहले यही इंसान उससे यह सवाल पूछेगा। बस हाँ कहकर समर ने अपना फोन बंद कर दिया और अपनी मां के लिए सूप बनाने में जुट गया। दूसरी तरफ श्रुति बिस्तर पर बैठी थी। उसके बाल खुले थे और उसके कंधे भी ढके नहीं थे। वह अपनी भौहें सिकोड़े फोन को घूर रही थी। कोई जवाब क्यों नहीं? मैंने तो बात साफ कर दी थी। क्या उसे मेरी बात समझ में नहीं आई? फिर उसने अपना सिर हल्के से हिलाया और यह सोचकर खुश हो गई, क्या उसे सच में समझ नहीं आया? अगर ऐसा है तो पिछली बार वह इतना साफ साफ जवाब क्यों दे रहा था? एक पल के लिए सोचने के बाद श्रुति ने फिर से समर को एक संदेश भेजा, मिस्टर अग्रवाल, क्या आपकी मां बीमार है? वह किस अस्पताल में है? मैं उनसे मिलना चाहती हूं। श्रुति को अच्छी तरह पता था कि उसे क्या चाहिए, इसलिए तो वह साहिल से शादी करना चाहती थी। लेकिन जब कोई बेहतर मौका उसके सामने आता तो वह बिना किसी झिझक के नए मौके को पकड़ लेती। अब वह अपनी इज्जत भी खोने को तैयार थी और समर के सामने खुद को झुकाने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। बड़ों के लिए सही या गलत मायने नहीं रखता, बल्कि फायदा और नुकसान ज्यादा जरूरी होता है। और अब अपने सारे अभिमान को छोड़कर समर का पीछा करना उसके लिए फायदेमंद लग रहा था। चूंकि समर ने कोई जवाब नहीं दिया, श्रुति की भौहें और सिकुड़ गईं और वह थोड़ी परेशान हो गई। उसी समय उसे साहिल का संदेश मिला, तुम क्या कर रही हो श्रुति? चलो साथ में एरिना ऑफ वैलोर खेलते हैं। वैसे मेरे माता पिता ने कहा है कि वे 1 हफ्ते में शादी की तय राशि तय कर देंगे, फिर हम सगाई कर सकते हैं और शादी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बेकार की बात, श्रुति ने झुंझलाते हुए फोन पर टाइप किया और जल्दी से जवाब दिया, ठीक है, समझ गई, मैं नहाने जा रही हूं। अगली सुबह समर नाश्ता लेकर अपनी मां के पास अस्पताल गया। उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही थी और वह जल्द ही घर जा सकती थीं। मिस्टर पारस की वजह से उनकी हर तरह से अच्छी देखभाल हो रही थी। इस बात से समर को राहत मिली। अब समर को वेस्ट शैंटी टाउन प्रोजेक्ट पर ध्यान देना था। यह पहली बार था जब वह किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए लोगों के सामने आ रहा था। अब तक DT में सारा व्यापार भास्कर ही चला रहा था, लेकिन बाद में उसने झूठा दावा किया
कि यह उसकी मेहनत का नतीजा था। लेकिन अब समर न सिर्फ इस प्रोजेक्ट को सफल बनाएगा बल्कि D.T को भी मशहूर कर देगा। सबसे जरूरी बात, वह अपने पिता को अपनी काबिलियत साबित करना चाहता था। 20 सालों तक उन्हें छोड़ने और धोखा देने के बाद अब जाकर बूढ़े मालिक को अपनी गलती सुधारने की याद आई थी। समर ने मिस्टर पारस के पैसों से समस्या का हल निकाल लिया था। वह अच्छी तरह जानता था कि पैसा जरूरी है, लेकिन वह यह नहीं मानता था कि पैसा ही सब कुछ होता है। उसके पिता, जिनसे वह कभी नहीं मिला था, असल में उसके साथ एक सौदा कर रहे थे। अगर वह सफल हो जाता तो वह अपनी मां के साथ परिवार में वापस लौट सकता था और पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले सकता था। सबसे जरूरी बात यह थी कि वह अपनी मां को सबसे सम्मानित महिला बना सकता था। लेकिन अगर वह असफल हो जाता तो जिंदगी पहले जैसी ही मुश्किल हो जाती, जैसे उसके पिता कभी थे ही नहीं। फर्क बस इतना था कि अब उसकी जेब में गोल्ड टाइगर बैंक का कार्ड था। समर पिछले 20 साल से अपनी मां के साथ मिलकर मेहनत कर रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी उनकी देखभाल करने में लगा दी थी। भले ही यह सब उसके लिए न हो, लेकिन उसे अपनी मां को वह सम्मान वापस दिलाना था जिसकी वह हकदार थी। समर धीरे धीरे अस्पताल से बाहर निकल गया, इस मुश्किल प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हुए। इस बीच साहिल अपनी ऑडी A4 कार में अस्पताल के बाहर ट्रैफिक में फंसा हुआ था। उसने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा। लानत है, ये क्या बकवास है। इन लोगों की कारें मुश्किल से 1 लाख की हैं। इन बेवकूफों को अपनी सस्ती कारों से मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई? साइड सीट पर बैठी श्रुति ने हल्की भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें रोड रेज हो गया है साहिल? तुम्हें क्या हो गया है? ये लोग अपनी कारों में चलते हैं जिनकी कीमत 1 लाख होगी, लेकिन तुम्हारे पास इतने भी नहीं है ना? अरे, मैं तो बस इसीलिए जल्दी में था कि तुम काम पर देर से ना पहुंचो। साहिल ने मुस्कुराते हुए बात बदलने की कोशिश की। तुम्हें पता है डियर, कल रात जब मैंने तुम्हें एरिना ऑफ वैलोर खेलने के लिए बुलाया था तो तुमने कहा कि तुम नहाने जा रही हो। फिर तुम वापस क्यों नहीं आई? वैसे मुझे गेम में एक और MVP मिल गया है। क्या तुम जरा भी मैच्योर नहीं हो सकते? श्रुति ने आंखें घुमाई और झुंझलाते हुए कहा, मैं तुम पर और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए नहाने के बाद सीधा सो गई। असल में श्रुति अंदर से परेशान और उलझी हुई थी, लेकिन वह यह सच साहिल को नहीं बताएगी। साहिल थोड़ा असहज हो गया और उसकी भौहें तन गईं। तुम्हारे ऑफिस में सब ठीक तो है? तुम तो बस एक बैंक टेलर हो, फिर तुम्हें इतना थकाते क्यों है? तुमने 1 हफ्ता पहले भी रात भर काम किया था, है ना? श्रुति एक पल के लिए घबरा गई। उसकी आंखें हल्की सी फड़कने लगीं। उसने अपना सिर झुका लिया और साहिल की तरफ न देखने की कोशिश की। उसे डर था कि कहीं साहिल को कुछ शक न हो जाए, लेकिन साहिल को सिर्फ इतना ही महसूस हुआ कि श्रुति काम से बहुत थक गई थी। उसने सहानुभूति जताते हुए कहा, कोई बात नहीं डियर, मेरे माता पिता 1 हफ्ते में शादी के लिए पैसे की तैयारी कर लेंगे। उसके बाद हम जल्दी शादी कर सकते हैं। अगर तुम नौकरी नहीं करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा खर्च उठा लूंगा। क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? श्रुति ने हल्की मुस्कान के साथ तंज कसा। साहिल ने थोड़ा रुक कर कहा, मुझ पर भरोसा करो, मैं कर सकता हूं। आखिर तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। अगर मैं नौकरी नहीं करूंगी तो तुम मेरा खर्च कैसे उठाओगे? श्रुति ने सीधा सवाल किया। साहिल ने लापरवाही से हाथ हिलाया। अरे, मैं संभाल लूंगा, मेरे पास अंजलि है, कोई टेंशन नहीं। उसने अभी अभी अपने हारे हुए पति से तलाक लिया है। मेरी मां अब उसके लिए किसी अमीर आदमी की तलाश कर रही है। हमें पैसों की कोई चिंता नहीं होगी। श्रुति अंदर से गुस्से से भर गई। साहिल ने यह सब इतनी आसानी से कह दिया जैसे इसमें कुछ गलत ही ना हो। एक बेटा अपनी बहन के बारे में इतनी घटिया सोच कैसे रख सकता है? उसे अचानक अंजलि के लिए भी थोड़ा बुरा महसूस हुआ। गहरी सांस लेते हुए उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, तुम अपनी बहन के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? तो क्या गलत है? वह मेरी बहन है। शादी के बाद हमें परिवार का नाम आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहिए होगा। उसे मेरी मदद करनी ही चाहिए, साहिल ने पूरी बेशर्मी से कहा। श्रुति और चिढ़ गई। वह तो अभी साहिल के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारना चाहती थी। अंजलि की शादी टूट गई और समर की जिंदगी बर्बाद हो गई, सिर्फ इसलिए कि यह परिवार अपनी सोच नहीं बदल सकता था।
उसने समर के बारे में सोचा। बेचारा आदमी। श्रुति की आंखों में हल्की कड़वाहट आ गई। उसने धीरे से पूछा, साहिल, तुम्हारा पूर्व साला समर, क्या वह सच में गरीब था? वह किसी गांव से आया था, उसके पास पैसे कहां से होंगे? साहिल ने लापरवाही से कहा। फिर वह अचानक चौकन्ना हुआ। तुम मुझसे जुड़े सवाल क्यों पूछ रही हो? श्रुति ने सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर ही अंदर वह यह समझ नहीं पा रही थी कि वह बार बार उसी आदमी के बारे में क्यों सोच रही थी। समर नाम के लोग बहुत होते हैं, लेकिन न जाने क्यों यह नाम उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। श्रुति ने बताया, 1 हफ्ते पहले समर नाम का एक ग्राहक बैंक कार्ड से पैसे निकालने आया था, जिसके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं बहुत हैरान हुई। आपने बताया कि आपके पूर्व बहनोई का नाम भी समर है, इसलिए मैंने दोबारा पूछा। हाँ, तुम क्या सोच रही हो श्रुति? ये कैसे हो सकता है? साहिल जोर से हंसा और घृणा से बोला, समर, वह कायर, बिल्कुल बेकार आदमी है। उसके पास कुछ तो है, एक रियल एस्टेट कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर की नौकरी, लेकिन उसकी मां कैंसर से मर रही है। उसने जो भी कमाया था वह सब अस्पताल में खर्च कर दिया। अगर वह इतना अमीर होता तो मैं अपना नाम उल्टा लिखता। मरती हुई मां? श्रुति के अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे अचानक वो संदेश याद आया जिसका जवाब समर ने कल रात दिया था। क्या यह भी एक इत्तेफाक है? साहिल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, लेकिन जिस समर से तुम मिली थी वह तो बड़ा ही खास था। तुमने खुद कहा था कि तुम्हें उसके बैंक कार्ड के बारे में कुछ पता नहीं था, यानी वह जरूर कोई बड़ा आदमी होगा। मेरे पुराने साले का नाम भी समर था, लेकिन वे दोनों इतने अलग क्यों हैं? अचानक साहिल ने अपनी आंखों के कोने से एलजे अस्पताल के दरवाजे की ओर देखा। वहां एक जानी पहचानी शख्सियत दिखी। साहिल ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, श्रुति, तुमने मेरे पूर्व बहनोई को कभी नहीं देखा है ना? क्या संयोग है। आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूं, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वह कितने बेकार आदमी हैं। इतना कहकर उसने तेजी से गाड़ी मोड़ी। ट्रैफिक से निकलते ही उसने अपनी ऑडी अस्पताल के गेट के अंदर तेजी से घुमा दी और कार रोक दी। श्रुति चौंक गई और चिल्लाई, क्या तुम पागल हो साहिल? क्या तुम सड़क पर इस तरह गाड़ी चलाकर मरना चाहते हो? चरर। गाड़ी समर के सामने आकर रुकी। समर ठंडी नजरों से स्थिर खड़ा था। वह पश्चिमी शैंटी टाउन के पुनर्निर्माण के बारे में सोच रहा था। ऑडी कार लगभग समर से टकरा ही गई थी। अगर समर ने अपने कदम न रोके होते तो वह सीधे गाड़ी से टकरा जाता। साहिल? समर ने गुस्से से साहिल को कार से उतरते हुए देखा। फिर उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? हाँ समर, बस थोड़ा मजाक था। डर गए क्या? माफ करो, साहिल ने व्यंग्य से कहा। इसे मजा आ रहा है ना? समर के चेहरे पर गंभीरता आ गई। किसी की जान को लेकर मजाक कर रहे हो? साहिल को परवाह नहीं थी कि समर कैसा महसूस कर रहा है। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और एलजे अस्पताल की ओर इशारा करते हुए कहा, फिर से यहां आए हो अपनी मां से मिलने? हाँ, समर ने शांत स्वर में जवाब दिया। अब वह ठीक नहीं है ना? अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए साहिल ने कंधे उचकाए। वैसे भी तुम मेरे भूतपूर्व साले हो, तो मुझे तुम्हें बताना ही चाहिए। तुम्हारी मां जल्द ही मरने वाली है। अब और पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना उन्हें जल्दी जाने दिया जाए और अपने लिए कुछ पैसे बचा लिए जाए? दरार! समर की मुट्ठियां कसकर भींच गईं और उनकी उंगलियों की हड्डियां चटकने लगीं। इस बीच श्रुति कार में बैठी बैठी पूरी तरह से स्तब्ध थी। समर का ठंडा और गहरा चेहरा देखकर उसे लगा जैसे किसी ने उस पर हथौड़ा मार दिया हो। उसने अपने पतले हाथों से अपना मुंह कसकर ढक लिया। वह लगभग चीख पड़ी, यह सच में वही है। गहरी सोच में डूबी श्रुति को लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। क्या इत्तेफाक है? साहिल जिस समर के बारे में कह रहा था वह उस समर से बिल्कुल अलग था जिसे वह बैंक में मिली थी। लेकिन जो कठोर चेहरा उसने अभी देखा वह बहुत प्रभावशाली था। उस रात उसे बहुत अपमानित होना पड़ा था। वह उस चेहरे को कैसे भूल सकती थी? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया कि अब तुम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो। साहिल को समर के गुस्से का जरा भी अंदाजा नहीं था और वह मजाक उड़ाता रहा। बहुत बुरा हुआ है ना?
अगर तुमने अपनी मां को जाने दिया होता तो तुम्हें मेरी बहन से तलाक नहीं लेना पड़ता। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। समर की मुट्ठियां और कस गईं। उसकी बाहों की नसें साफ दिखने लगीं। जब से उसने अंजलि से शादी की थी, पटेल परिवार ने हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव किया। अंजलि हमेशा अपने परिवार का पक्ष लेती थी, जिससे उसकी हैसियत और भी कम हो गई। 3 साल तक रियल एस्टेट एजेंसी में डिप्टी जनरल मैनेजर रहने के बावजूद उसकी हालत नहीं बदली। उसने पटेल परिवार की कई बार आर्थिक मदद भी की, लेकिन वे फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। इससे पहले समर अंजलि की खातिर यह सब सहन कर लेता था, लेकिन अब वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। श्रुति, आओ, मेरे बेकार पूर्व साले को देखो। साहिल ने मजाक उड़ाते हुए श्रुति की ओर हाथ हिलाया। जब समर ने कार में श्रुति को देखा तो उसने अपनी मुट्ठी खोल दी। उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। उसे अजीब भी लगा। बेकार पूर्व साला? एक अजीब सी मुस्कान के साथ समर ने साहिल की तरफ तिरछी नजर डाली। उसकी आंखों में हमदर्दी झलक रही थी। लड़खड़ाते कदमों से श्रुति कार से उतरी। उसकी नजरें समर पर टिकी थीं। समर की मुस्कान देखकर श्रुति शर्मा गई। उसे 1 हफ्ते पहले की रात याद आ गई। उसी समय वह बेचैन थी। क्या वह साहिल को बताएगा कि उस रात क्या हुआ था? श्रुति बेवकूफ नहीं थी। साहिल सिर्फ उसका एक हथियार था। हालांकि वह समर को अपने बस में करना चाहती थी, लेकिन समर को पूरी तरह फंसाने से पहले वह साहिल को छोड़ नहीं सकती थी। दूसरे शब्दों में, साहिल उसका सहायक था और समर उसका असली लक्ष्य। अगर समर को गुस्सा आ गया और उसने साहिल को उस रात हुई घटना के बारे में बता दिया तो वह बुरी तरह फंस जाएगी। आओ श्रुति, मैं तुम्हें इससे मिलवाता हूं। साहिल ने उसकी उलझन को नजरअंदाज करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। श्रुति ने झटक कर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन साहिल ने उसे कसकर पकड़ लिया और समर की ओर गर्व से देखते हुए बोला, यह समर है, वह हारा हुआ पूर्व जीजा जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। उसने अभी अभी मेरी बहन को तलाक दिया है, और जानते हो क्या, इसने ही शादी तोड़ी थी। अजीब है ना? हाय हाय जीजा जी। श्रुति ने सिर झुका लिया। वह समर की नजरों से बचने की कोशिश कर रही थी। अरे अरे, इसे जीजा क्यों कह रही हो? साहिल ने भौहें चढ़ाकर कहा। वह भूतकाल था, बस इसे समर कहो। बस करो साहिल, श्रुति ने चिंता में भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ठीक उसी समय समर ने मुस्कुराकर पूछा, क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? बिल्कुल। क्या यह पहली बार है जब तुम इतनी सुंदर लड़की देख रहे हो? साहिल ने गर्व से सिर उठाया। समर ने सिर हिलाया और उसे अंगूठा दिखाते हुए कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत बढ़िया है। श्रुति कांप उठी और उसे लगा कि उसका चेहरा जल रहा है। साहिल को लगा कि समर उसकी गर्लफ्रेंड की तारीफ कर रहा है, लेकिन श्रुति के लिए समर उसे चिढ़ा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने उस सुबह उस नोट में लिखा था, है ना? साहिल ने आंखें सिकोड़कर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, दरअसल हम 1 हफ्ते में शादी करने वाले हैं। बहुत बुरा हुआ कि तुम देहाती कद्दू अपनी मरती हुई मां के लिए मेरी बहन को छोड़कर चले गए। तुम्हें पता है कि मेरी बहन ने तुमसे शादी करके तुम पर एहसान किया था, है ना? तुम हमारी शादी में आ सकते थे, लेकिन अब नहीं। समर ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ उत्तर दिया। उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी। उसकी मां ही उसकी सब कुछ थी। अगर उसे दोबारा मौका मिलता तब भी वह अंजलि को तलाक दे देता। अंजलि साहिल जैसे निकम्मे इंसान का समर्थन करने के लिए तैयार थी, लेकिन अपने पति का नहीं। बस बहुत हुआ। अचानक श्रुति ने साहिल का हाथ झटक दिया। तुम हद पार कर रहे हो साहिल, अभी समर से माफी मांगो। धमाका। साहिल को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। श्रुति, तुम इतनी नाराज क्यों हो और मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? मैंने कुछ गलत नहीं किया। श्रुति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम समर के साथ बदतमीजी कर रहे हो। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। श्रुति के गुस्सा होने के 2 कारण थे। पहला, वह नहीं चाहती थी कि साहिल समर का मजाक उड़ाए, क्योंकि अगर समर गुस्से में आकर उस रात की घटना के बारे में बता देता तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। दूसरा, वह सच में समर के पक्ष में थी और उस पर अच्छा प्रभाव डालना चाहती थी। साहिल को यह बात समझ में नहीं आई। बदतमीजी? उसने मेरी बहन को तलाक दे दिया, फिर भी मैं इस महंगी गाड़ी में बैठकर उससे बात कर रहा हूं। यह तो मेरा बड़प्पन है। बड़प्पन? इज्जत देना?
श्रुति गुस्से में उबल पड़ी। साहिल कितना बेवकूफ था जो ऐसी बातें कर रहा था। वह हमेशा से जानती थी कि वह एक निकम्मा और मां का दुलारा लड़का है। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह न केवल बेकार है बल्कि मूर्ख भी है। श्रुति ने गुस्से में कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बस एक महंगी कार चलाने से बड़े आदमी बन गए? तुम तो एक मूर्ख हो। साहिल पूरी तरह से हैरान था। यह पहली बार था जब श्रुति ने उन दोनों के साथ रहने के बाद उस पर इस तरह से हमला किया था। इसके बाद जो हुआ उससे वह और भी ज्यादा चौंक गया। श्रुति ने समर की ओर झुककर बड़ी विनम्रता से कहा, मुझे बहुत खेद है मिस्टर अग्रवाल। मुझे नहीं पता था कि वह इस तरह से व्यवहार करेगा। मुझे लगा कि वह बस तुम्हें मुझसे मिलवाना चाहता था। मैं उसकी ओर से माफी मांगती हूं। क्या तुम पागल हो श्रुति? तुम इससे माफी क्यों मांग रही हो? साहिल ने हैरानी से कहा। श्रुति ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। समर ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। लगता है यहां मेरा कोई काम नहीं है। ठीक है, मुझे जाना होगा। समर के जाते ही श्रुति इतनी नाराज हो गई कि वह दांत पीसते हुए साहिल को घूरने लगी। श्रुति, श्रुति तुम। साहिल अंततः अपने होश में आया। थप्पड़। साहिल की बात पूरी होने से पहले ही श्रुति ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। बेवकूफ, यह वही क्लाइंट है जिसके बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया था। टकराना। साहिल ऐसे अचंभित रह गया जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। जैसे ही श्रुति कार में वापस आई, साहिल भी जल्दी से उसके पीछे पीछे चला गया। कार में बैठकर भी साहिल को यकीन नहीं हो रहा था। श्रुति, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। समर तुम्हारा ग्राहक कैसे हो सकता है? वह तो एक कंगाल है। मेरे परिवार को तुम्हारी शादी की कीमत के पैसे चाहिए, है ना? उसने मेरी बहन को सिर्फ इसलिए तलाक दिया क्योंकि उसने मेरे परिवार को उसके 2 लाख रुपए दे दिए थे। उसने मेरी बहन से कहा था कि वह उसकी मां के अस्पताल के बिल के पैसे लौटा दे। वह अमीर कैसे हो सकता है जब उसने ऐसा किया? श्रुति गुस्से से उबल पड़ी। जानवरों में भी भावनाएं होती हैं। तुम्हारे परिवार ने उसका पैसा लूट लिया जो वह अपनी मां को बचाने के लिए इस्तेमाल करने वाला था, और फिर भी तुम उससे उम्मीद करते हो कि वह तुम्हारी बहन के साथ रहे। हालांकि वह साहिल के साथ बहस करके समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, वह वाकई बहुत अमीर है। फिर वह गहरी सोच में डूबी हुई अस्पताल की ओर देखने लगी। साहिल श्रुति की बातों से दंग रह गया। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह असंभव है। वह तो एक देहाती कद्दू है। वह अमीर नहीं हो सकता, वरना उसने महज 2 लाख रुपए के लिए मेरी बहन को तलाक नहीं दिया होता। साहिल की यह बात सुनकर श्रुति अपनी हंसी नहीं रोक सकी। वह उसकी बेवकूफी भरी सोच पर पूरी तरह अवाक थी। क्या यह सच में सिर्फ 2 लाख रुपए की बात थी? समर को साहिल से मिलने में कोई परेशानी नहीं थी। उसका पूरा ध्यान वेस्ट शैंटी टाउन की नवीकरण परियोजना पर था। यह उसके लिए अपने उस पिता के सामने खुद को साबित करने का एक मौका था जिससे वह कभी मिला ही नहीं था। यह पहली बार था जब वह सबको दिखा सकता था कि वह क्या कर सकता है। 3 लाख रुपए की भारी कीमत वाला अनुबंध डीटी एजेंसी के लिए किसी तबाही से कम नहीं था। एजेंसी में हर कोई जानता था कि इतने बड़े नुकसान के बाद क्या होगा। पूरी कंपनी में घबराहट का माहौल था जिसे समर ने अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही महसूस कर लिया। लोग हमेशा की तरह अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन अब वे शांत नहीं थे। हर कोई अजीब तरह से चुप था। समर ने हालात को समझते हुए सीधे अपने केबिन की ओर रुख किया। वह जानता था कि इतने बड़े नुकसान के बावजूद उन्होंने उसे नौकरी से नहीं निकाला, क्योंकि उन्होंने उस पर पूरी तरह भरोसा किया था। लेकिन उनका भरोसा भी उनकी चिंता को कम नहीं कर पा रहा था। वह उनसे यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि वे भी उसकी तरह निश्चिंत रहे। समर ने आत्मविश्वास से कहा, वे परसों मुस्कुरा सकते हैं। जब तक मिस्टर पारस उसे इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करते रहेंगे, समर को पूरा भरोसा था कि वह हालात बदल सकता है। न सिर्फ वे वेस्ट शैंटी टाउन के नवीकरण प्रोजेक्ट में होने वाले नुकसान से बचेंगे, बल्कि वे इससे बहुत पैसा भी कमाएंगे। समर अपने ग्राहक से फोन पर बातचीत कर रहा था, तभी उसे अपने पुराने दोस्त का एक मैसेज मिला जिसका उसने पिछली रात जवाब नहीं दिया था। मैसेज बहुत छोटा था, तुम कैसे हो? कुछ सेकंड बाद समर ने हल्की कड़वाहट के साथ जवाब दिया, मैं ठीक हूं।
दोस्त ने तुरंत जवाब दिया, मैं अपना सामान यहां से हटाने के बाद अगले महीने वापस आऊंगा। हमारी आखिरी मुलाकात को 3 साल हो गए हैं। समर अपने विचारों में खो गया। फिर उसने एक नाम बुदबुदाया, अमृता नायक। ये वही लड़की थी जो 3 साल पहले अंजलि के साथ उसकी शादी में दुल्हन की सहेली थी। वह जल्द ही विदेश चली गई थी और तब से वे कभी संपर्क में नहीं आए थे। 3 साल बाद सब कुछ बदल गया। पुराने दोस्त ने उसे बताया कि वह भी वापस आ रही है, लेकिन समर ने पहले ही अंजलि को तलाक दे दिया था। समर ने ठाका लगाते हुए कहा, ठीक है। उसने फोन रख दिया और अपना काम जारी रखा। सागर के दूसरी ओर आधी रात हो चुकी थी। एक विशाल कमरे में हल्का पियानो संगीत गूंज रहा था। कमरे में हल्की सुगंध भर गई थी। एक खूबसूरत परछाई सिलहूट विशाल फ्रेंच खिड़की के पास झुकी हुई थी। एक सुंदर युवा महिला कोमल मुस्कान के साथ दूर देख रही थी जब किसी ने दरवाजा खटखटाया। अमृता, क्या तुम सच में अगले महीने वापस जा रही हो? एक भारी आवाज आई। हाँ, अमृता ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। 3 साल हो गए पापा, मैं वापस जाकर देखना चाहती हूं, लेकिन अगले महीने एक डिनर है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हें कुछ नौजवानों से मिलवा सकूं। तुम्हें अपनी उम्र के और दोस्त बनाने की जरूरत है, तुम्हें पता है? अमृता ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। इस बार कौन है पापा, रूजवेल्ट या तेल के धंधे वाले परिवार का राजकुमार? दोनों, उसके पिता ने गहरी आवाज में जवाब दिया। कोई दिलचस्पी नहीं है, अमृता ने साफ मना कर दिया। उधर अंजलि के घर में जबरदस्त बहस छिड़ी हुई थी। मैं नहीं जाऊंगी मां, मैं कभी नहीं जाऊंगी, अंजलि ने सूजी हुई आंखों से चिल्लाकर कहा। कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त था। टकराना! अनीता ने गुस्से में एक और फूलदान जमीन पर फेंक दिया। उसने कमर पर हाथ रखकर डांटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? अब तुम तलाकशुदा हो, क्योंकि मैंने तुम्हें उस निकम्मे समर से शादी करने से नहीं रोका। तुम्हारी मां होने के नाते मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढने की कोशिश कर रही हूं, और तुम मना कर रही हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सोफे पर बैठे राघवेंद्र ने गहरी सांस ली। पापा, अंजलि ने हताश होकर राघवेंद्र की ओर देखा। क्या आप कृपया मां को समझाने में मेरी मदद कर सकते हैं? तुम्हारी हिम्मत मत करना, अनीता ने सख्त लहजे में चिल्लाकर कहा। अपनी बेटी के लिए अफसोस जताते हुए राघवेंद्र ने अंततः कहा, मुझे भी लगता है कि वह आदमी अंजलि के लिए सही नहीं है। वह 40 के आसपास का है, लगभग हमारी उम्र का। तो क्या हुआ? अनीता ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। 40 साल के आदमी बहुत आकर्षक होते हैं और वह बहुत अमीर भी है। अंजलि अब तलाकशुदा है। तुम अब भी उसके लिए कोई बड़ा आदमी ढूंढना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई अमीर आदमी किसी इस्तेमाल की हुई औरत में दिलचस्पी लेगा? अंजलि स्तब्ध रह गई। उसने अविश्वास से अपनी मां की ओर देखा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी सगी मां उसे इस्तेमाल की हुई कहेगी। मां, अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। चुप रहो, अनीता ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। क्योंकि तुमने एक नाकाम इंसान समर से शादी कर ली थी, अब तुम अपने भाई की शादी में आर्थिक मदद करने में असमर्थ हो। हर मां अपने बच्चों से प्यार करती है, लेकिन यहां मुद्दा यह है कि हमारा वेतन साहिल की शादी के लिए दुल्हन की कीमत चुकाने के लिए काफी नहीं है। तुम्हें एक बहन के रूप में अपना फर्ज निभाना होगा, है ना? या तुम चाहती हो कि तुम्हारे पापा और मैं बिना किसी वारिस के मर जाएं? अंजलि सुन्न हो गई। उसने अपने होंठ काटे। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। फिर राघवेंद्र भी अनीता के साथ मिलकर उसे समझाने लगे। अपनी मां की बात सुनो अंजलि। क्या समर से शादी करने के बाद तुम्हें अपने परिवार की कोई परवाह नहीं है? साहिल तुम्हारा छोटा भाई है, लेकिन जिस आदमी के साथ हम तुम्हें डेट पर भेजना चाहते हैं वह समर की कंपनी का मालिक है। वह समर का बॉस है। यह उनका आखिरी दांव था। वह सिर्फ 20 साल की थी। वह किसी 40 साल के आदमी के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती थी, और उसने अभी तलाक लिया था। तो अनीता ने कमर पर हाथ रखकर मजाक उड़ाते हुए कहा, उस निकम्मे ने पटेल परिवार को धोखा दिया और फिर बेशर्मी से तुम्हें तलाक दे दिया। खैर, अब तुम्हारे पास मौका है कि तुम उसके बॉस से शादी करके उसे अपमानित कर सको। ये शब्द बहुत ही निर्दयी और ताने से भरे थे। आप बहुत आगे जा रही हैं मां। अंजलि आखिरकार अपना आपा खो बैठी।
ठीक उसी समय साहिल घर वापस आया। श्रुति से थप्पड़ खाने और बेइज्जत होने के बाद वह उदास और निराश था। वह यह सारा झगड़ा देखकर चौंक गया। क्या हो रहा है? ओह, तुम आ गए साहिल, अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ नहीं, हम बस तुम्हारी दुल्हन की कीमत के बारे में बात कर रहे थे। दुल्हन की कीमत सुनते ही साहिल ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया और दुखी होकर कहा, बहन, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये बहुत बड़ी बात है, वरना श्रुति मुझसे अपनी सगाई तोड़ देगी। साहिल के दुखी चेहरे को देखते हुए अंजलि ने हार मान ली। झिझकते हुए उसने कमजोरी से सिर हिलाया। ठीक है, मैं जा रही हूं। ठीक है साहिल, आज रात अपनी बहन को अपनी ऑडी A4 में वहां भेज दो। वह आदमी अमीर है, हम अपना मान नहीं खो सकते। जब यह काम हो जाएगा तब हम और ज्यादा वधु मूल्य मांग सकते हैं, अनीता ने उत्साह से कहा। समर काम से जल्दी जल्दी घर आया। सूप बनाने के बाद वह उसे लेकर तुरंत अस्पताल गया। उन्होंने डॉक्टर चिराग और अन्य डॉक्टरों से मुलाकात की, जिन्होंने पारस अस्पताल में उसकी मां का इलाज किया था। डॉक्टर चिराग ने समर को देखते ही अपने सहकर्मियों से पहले जाने को कहा। उन्होंने जल्दी से समर का अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए बोले, तुम अपनी मां के लिए हर दिन खाना बनाते हो। तुमने अपनी मां की अच्छी देखभाल करके बहुत अच्छा काम किया मिस्टर अग्रवाल। समर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मेरी मां अब ठीक हैं? डॉक्टर चिराग, आपकी मां की हालत में सुधार हो रहा है और वह कुछ दिनों में ठीक हो सकती है, लेकिन लिवर प्रत्यारोपण के बाद अस्वीकृति का जोखिम रहता है। यह 6 महीने से 1 साल तक चल सकता है। अगर वह इस समय को पार कर लें तो अंततः पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर चिराग की बात सुनकर समर का दिल बैठ गया। कोई चिंता मत कीजिए मिस्टर अग्रवाल। मिस्टर पारस ने पहले ही हमें किसी भी कीमत पर आपकी मां को ठीक करने में मदद करने के लिए कहा है, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चिराग, समर ने कृतज्ञता से कहा। वह सालों से अपनी मां के इलाज के लिए डॉक्टर चिराग के प्रयासों की सराहना करता था, यहां तक कि उन्होंने मिस्टर पारस को भी पीछे छोड़ दिया था। आप बहुत दयालु हैं सर, लेकिन अब आपकी मां को किसी भी तरह का मानसिक झटका नहीं लग सकता। कृपया उन्हें शांत रखें। मैंने पिछली बार भी इसका जिक्र किया था, कृपया इसे ध्यान में रखें। डॉक्टर चिराग ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। उन्होंने पारस की ओर इस तरह देखा जैसे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन फिर रुके और हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, मैं दूसरे मरीजों को देखने जा रहा हूं। समर ने डॉक्टर चिराग को संदेह भरी नजरों से देखा जब वे वहां से जा रहे थे। पारस अस्पताल में जाते समय समर अचानक रुक गया। उसे अचानक समझ में आ गया कि डॉक्टर चिराग ने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी थी। समर की मां अपने दुबले पतले गालों पर एक दयालु मुस्कान लिए बिस्तर पर लेटी हुई थी और वहां एक लड़की एक तरफ बैठी थी। सिर झुकाए हुए वह सेब छील रही थी। तुम यहां क्यों हो श्रुति? समर ने भौहें सिकोड़ी। ओह मिस्टर अग्रवाल, श्रुति ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने कहा था कि आंटी बीमार हैं, इसलिए मैं काम के बाद उनसे मिलने आ गई थी। बोलते हुए उसने समर की मां को सेब का एक छोटा टुकड़ा दिया। समर ने ठंडी नजरों से बिस्तर के पास रखे थर्मस की ओर देखा। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि श्रुति इस तरह की चाल चलेगी। वह यहां आकर इतनी बहादुरी दिखा रही थी जब वह साहिल से निपटने में व्यस्त थी। उसने यह सब कैसे प्रबंधित किया और क्यों? मिस सेन सच में बहुत अच्छी लड़की है समर, उनकी मां सुमित्रा देवी ने कहा। अंजलि कहां है? सर्जरी के बाद उठने पर सुमित्रा थकी और कमजोर लग रही थीं। उनका चेहरा भी पीला पड़ गया था। समर का दिल बैठ गया। वह सदमे में नहीं थीं, इसलिए उसने उन्हें यह नहीं बताया था कि उसका तलाक हो चुका है। उसने अपनी मां के पूरी तरह ठीक होने तक इंतजार करने की योजना बनाई थी। लेकिन समर ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया और श्रुति की ओर ठंडी नजरों से देखा। श्रुति अभी अभी पटेल परिवार की बहू बनी थी। वह सीधे अस्पताल आकर उसकी मां से मिल सकती थी। समर और क्या कह सकता था? श्रुति समझ गई कि समर क्या सोच रहा है। वह मुस्कुराई और हल्के से सिर हिलाया। समर ने राहत की सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए मां को समझाया, मां, अंजलि इन दिनों बहुत व्यस्त है और काम से छुट्टी नहीं ले सकती। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आप उससे मिल सकेंगी। ठीक है, सुमित्रा ने थोड़ा भ्रमित होकर कहा और धीरे धीरे सेब का टुकड़ा कुतरने लगी। मां, अब आप थोड़ा आराम क्यों नहीं करती? मुझे मिस सेन से कुछ बातें करनी है।
समर तेजी से श्रुति के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। कृपया मेरे साथ आओ, यह दर्द करता है, श्रुति ने कराहते हुए कहा। सुमित्रा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, समर, मिस सेन मुझसे मिलने आई थीं, वह मेहमान है, अभद्र व्यवहार न करें, अभी माफी मांग लें। धन्यवाद मिस अग्रवाल, श्रुति ने सुमित्रा से चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन जब वह पलटी तो उसने देखा कि समर अपना गुस्सा निगलने की कोशिश कर रहा है। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। ठीक है, मैं कोई तुच्छ व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए मैं इसे जाने दूंगी। सुमित्रा के सामने आकर वह रुकी। अच्छा, आराम करो मिस अग्रवाल, मैं अगली बार तुमसे मिलने आऊंगी। और फिर वह समर के साथ पारस अस्पताल से बाहर चली गई। आप क्या चाहते हैं? जब वे गलियारे में थे तो समर ने सीधे पूछा। मुझे पता चला कि मिस अग्रवाल बीमार हैं, इसलिए मैं बस यह देखना चाहती थी कि क्या वह ठीक है। श्रुति, जो बस हंस रही थी, अचानक उदास लगने लगी। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू भी आ गए। क्या? जब मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रही हूं तो तुम मेरे साथ बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हो? फिर तुमने मुझ पर गुस्सा क्यों किया? समर अचंभित रह गया। उसने चिढ़कर हाथ हिलाया। कृपया चले जाइए और मेरी मां से दोबारा मिलने मत आइए। नहीं, श्रुति ने सिर हिलाया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम मुझे उनसे मिलने नहीं दोगे तो मैं उन्हें तुम्हारे तलाक के बारे में बता दूंगी। आधुनिक शहर में रहते हुए उसे पुरुषों की सोच जानने के अपने तरीके आते थे और वह जानती थी कि पुरुषों को कैसे मनाया जाता है। अन्यथा समर द्वारा नजरअंदाज किए जाने के बाद वह उसकी मां से बिना बताए मिलने नहीं जाती। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? समर ने सख्त लहजे में पूछा। हाँ, मैं तुम्हें धमकी दे रही हूं। क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? श्रुति ने आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। उसी समय उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से समर की छाती पर रख दिया। मैंने कहा, कृपया चले जाओ, समर ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। श्रुति की मुस्कान फीकी पड़ गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सख्ती से मना कर देगा। यह उस रात के उनके व्यवहार से बिल्कुल अलग था। वह इतनी चतुर थी कि उसे पता था कि सीमाएं कहां तक हैं। श्रुति ने गहरी सांस लेकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर करिश्माई भाव एक साधारण दोस्ताना मुस्कान में बदल गए। ठीक है, तो मैं जा रही हूं, लेकिन चिंता मत करो, मैंने मिस अग्रवाल को तुम्हारे तलाक के बारे में नहीं बताया। मैं अब उन्हें परेशान करने वाला मूर्ख नहीं हूं। श्रुति को जाते देख समर परेशान हो गया। उसकी मां उसके लिए सब कुछ थी। वह कभी भी श्रुति को अपनी मां के पास नहीं जाने देगा। श्रुति वह औरत नहीं थी जिसे वह चाहता था, और उसका उसकी मां के आसपास होना निस्संदेह एक टाइम बम की तरह था। उसे नहीं पता था कि इस समस्या को कैसे हल करे। यह सोचकर उसका दिमाग उलझ गया। उसी समय अंजलि आंसू भरी आंखों के साथ औंडी की यात्री सीट पर बैठी थी। दूसरी ओर साहिल बहुत उत्साहित था। अगर उसकी बहन की ब्लाइंड डेट अच्छी रही तो उसे श्रुति के लिए पैसे मिल सकते थे। तुम सबसे अच्छी हो अंजलि, तुम्हारी बदौलत मैं श्रुति से शादी कर सकता हूं। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। साहिल की मुस्कुराहट देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया हो, लेकिन वह बहस नहीं कर सकती थी। वह नहीं जानती थी कि उससे बहस कैसे की जाए। वह साहिल की शादी में मदद करने के लिए मजबूर थी, क्योंकि वह उसकी बड़ी बहन थी। हालांकि ब्लाइंड डेट पर मिलने वाला आदमी 40 साल का था और वह समर का बॉस था। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी। अंजलि को उदास देखकर साहिल ने अचानक मजाक में एलजे अस्पताल में सुबह की घटना का जिक्र किया। मैं आज सुबह शिरले को काम पर ले गया था और वहां मैंने समर को देखा। सोचो क्या हुआ? शिरले ने कहा कि समर अमीर है। हाँ हाँ, बहुत मजेदार। अंजलि की आंखें चमक उठीं और उसने निराश होकर कहा, वह अमीर कैसे हो सकता है? यही तो मैंने कहा था, लेकिन श्रुति ने मेरी बात नहीं मानी। वह कितनी बेवकूफ है। अगर उसके पास 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी होती तो मैं मान लेता, लेकिन मुझे शक है कि वह उतना अमीर था जितना श्रुति ने बताया था। साहिल ने हंसते हुए कहा। यह मजाक उसने अनजाने में किया था, लेकिन अंजलि को अचानक कुछ महसूस हुआ, मानो उसने जीवन की आखिरी उम्मीद पकड़ ली हो। क्या होगा अगर समर सच में अमीर होता?
यह सोचते ही अंजलि ने जल्दी से समर को एक संदेश भेज दिया। समर, मेरी मां ने मुझे 40 साल के एक आदमी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने दुल्हन की कीमत के लिए ऐसा किया। साहिल को एक बड़ी शादी के लिए पैसे की जरूरत थी। अगर मैं पर्याप्त पैसे इकट्ठा कर लूं तो मुझे उस बूढ़े आदमी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जब कार कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तब भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। अंजलि थोड़ी चिढ़ गई और उसने दूसरा संदेश भेजा। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं समर। एक बार जब हम प्रेमी बन जाते हैं तो हम हमेशा प्रेमी ही रहते हैं। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया। क्या तुम हाथ जोड़कर मुझे मरते हुए देखने की योजना बना रहे हो? मुझसे एक शब्द भी कहने की जहमत नहीं उठाओगे? ऑडी आखिरकार 10 मिनट बाद पार्किंग में दाखिल हुई। अंजलि, हम यहां हैं, साहिल ने कार पार्क करने के बाद कहा। अंजलि ने फोन पर नजर डाली। अभी भी कोई जवाब नहीं आया था। वह बेचैनी से इंतजार कर रही थी और दूसरा संदेश भेजने के बारे में सोच रही थी। डिंग! उसे जवाब मिला। उसने उत्साह में फोन उठाया, लेकिन जब उसने संदेश देखा तो उसका दिल बैठ गया। तुम्हारी मां ने तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया, मुझे नहीं। हल्की बारिश के साथ ठंडी रात की हवा धीरे धीरे चल रही थी। अंजलि ने अपने फोन को खाली आंखों से देखा। समर का जवाब उसके दिल में एक तेज चाकू की तरह चुभ गया। अंजलि, कृपया अंदर चलो, वह अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, साहिल ने अपनी बहन से कहा, बिना यह जाने कि उसे समर का संदेश मिला था। अंजलि ने अपना हाथ उठाया, अपने आंसू पोंछे और रेस्तरां की ओर चल पड़ी। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और रात के आसमान की ओर देखा। वह निराशा में मुस्कुराई। आखिरकार क्या मैं ही वह हूं जो सब कुछ सहती हूं? रेस्तरां में थोड़ी धुंधली रोशनी थी। मंद और नरम रोशनी मधुर संगीत के साथ इस रेस्तरां को जोड़ों के लिए डेट पर जाने की सबसे अच्छी जगह बना दिया था। कोने में डीटी कंपनी के पूर्व प्रमुख भास्कर भाटिया सोफे पर आलस से झुके हुए थे। वह समय समय पर अपने गंजे सिर को छूते और अंजलि की तस्वीर को देखते हुए एक अजीब सी मुस्कान देते। उनकी उम्र में शादी करना बहुत देर से लिया गया फैसला माना जाता, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें अब तक जिंदगी का पूरा मजा नहीं मिला था। उनकी बहन ने एक अमीर आदमी से शादी की थी, इस वजह से उन्हें एक ऐशो आराम वाली जिंदगी मिली थी। जब वह डीटी रियल एस्टेट एजेंसी के मालिक थे, तब उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर महिला कर्मचारियों का गलत फायदा उठाया था। यहां तक कि जब उनकी कंपनी उनके साले ने बेच दी, तब भी उन्होंने एक महंगा अनुबंध छुपा लिया और अपनी दूसरी कंपनी में बड़े पद पर काम करते रहे। शादी का मतलब था जिम्मेदारी, लेकिन उन्हें बिना किसी डर के औरतों से रिश्ते बनाने की आदत थी। वह एक ही पेड़ के लिए पूरा जंगल क्यों छोड़ते? आज रात ब्लाइंड डेट के लिए उन्होंने सिर्फ इसलिए हाँ की थी क्योंकि फोटो में लड़की बहुत खूबसूरत लगी थी। अगर कुछ पैसे खर्च करके वह एक रात मजे कर सकते थे तो इसमें दिक्कत क्या थी? नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप मिस्टर भास्कर भाटिया हैं? अंजलि ने भौहें सिकोड़ी और अपने सामने खड़े भास्कर को बहुत घृणा से देखा। बूढ़ा और गंजा और बेहद भयानक शारीरिक बनावट वाला। उसने भास्कर की घिनौनी मुस्कान भी देखी जब वह उसकी तस्वीर को घूर रहा था, और उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी समर का पूर्व बॉस भी था। इन सब बातों ने उसे और भी घिनौना बना दिया। क्या आप अंजलि पटेल हैं? भास्कर उत्साहित हो गया और अंजलि को देखकर एक पल के लिए वह हैरान रह गया। अंजलि शानदार थी। उसका फिगर, रूप और उसकी उम्र उसके सबसे आकर्षक समय को दर्शाती थी। हालांकि भास्कर फिर भी जल्दी ही अपने होश में आ गया। एक सभ्य आदमी होने का नाटक करते हुए उसने अंजलि के लिए कुर्सी खींची। मिस पटेल, कृपया बैठिए। अंजलि ठंडे स्वर में बैठ गई और उसने उत्तर दिया, धन्यवाद। भास्कर को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वह मुस्कुराया और अपनी सीट पर बैठ गया। मुझे अपना परिचय देने दो, मैं भास्कर भाटिया हूं। मिस पटेल असल में फोटो से कहीं ज्यादा सुंदर है। अंजलि ने विनम्रता से मुस्कुराया। स्नैप! भास्कर ने अपनी उंगलियों से संकेत दिया। वेटर, कृपया ऑर्डर लें। मेनू लेकर उसने अंजलि को सौंप दिया और फिर वेटर को बुला लिया। मिस पटेल, आप जो चाहें ऑर्डर कर सकती हैं, मैं बिल चुका दूंगा। अंजलि को कुछ भी ऑर्डर करने की कोई इच्छा नहीं थी। वह बस उसे लापरवाही से देखती रही।
वह भास्कर के चिकने और घिनौने चेहरे को नहीं देखना चाहती थी। वह इस अजीब स्थिति से बाहर निकलने के तरीके सोच रही थी। अचानक एक बड़े हाथ ने अंजलि के हाथ के पिछले हिस्से को छू लिया। अंजलि कांप उठी और वह इतनी भयभीत हो गई कि तुरंत पीछे हट गई। मिस्टर भाटिया, आप क्या कर रहे हैं? मिस पटेल का हाथ बहुत मुलायम है। भास्कर ने घिनौनी मुस्कान के साथ अपना दाहिना हाथ वापस खींच लिया। उसने अंजलि की परेशानी की परवाह किए बिना उसे अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा। फिर उसने शांति से कहा, आगे बढ़ो, अपनी कीमत बताओ। क्या? अंजलि दंग रह गई। अपनी कीमत बताओ। भास्कर ने अब इसे छिपाने की भी जहमत नहीं उठाई। मैं आज रात तुम्हारा मालिक बनने जा रहा हूं। धमाका। अंजलि का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। क्या यह एक ब्लाइंड डेट नहीं थी? अपमान की तीव्र भावना उसके अंदर भड़क उठी। उसने मेनू को टेबल पर पटक दिया और ठंडी आवाज में कहा, मिस्टर भाटिया, क्या आप मेरा अपमान कर रहे हैं? अगर आप इसी उद्देश्य से आए हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस ब्लाइंड डेट को आगे जारी रखने का कोई कारण है। बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें मिस पटेल कहा? क्या यह सिर्फ सभ्यता की वजह से था? भास्कर अजीब तरह से मुस्कुराया। अंजलि ने तुरंत उसकी बात को समझ लिया। मिस का एक और अर्थ भी होता है। उसका चेहरा अचानक अत्यंत ठंडा हो गया और क्रोध की लहर उठ खड़ी हुई। मैंने तुम्हारे जैसी बहुत सी औरतें देखी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम ब्लाइंड डेट के नाम पर क्या कर रही हो? भास्कर ने हंसते हुए कहा। जया नाम की वह बूढ़ी औरत एक दलाल है ना? हे भगवान, जब उसने तुम्हें मुझसे मिलवाया था तो वह हर समय पैसों की ही बात कर रही थी। जैसे ही मैं पैसे चुकाता, वह तुम्हें तुरंत मेरे घर भेजने के लिए बेताब थी। तुम अभी भी मेरे सामने नाटक क्यों कर रही हो? अंजलि तुरंत ही दुखी हो गई। मां ने मुझे ऐसे घिनौने आदमी से क्यों मिलवाया? मैं उसकी बेटी हूं, वह ऐसा कैसे कर सकती है? इस समय अंजलि का दिल टूट गया था और उसका दिमाग खाली था। माफ करना, मैं पहले जा रही हूं, उसने अपने बच्चे खुचे होश के साथ ठंडे स्वर में कहा और जाने के लिए मुड़ी। हालांकि भास्कर अचानक गुस्से में आ गया और उसने अंजलि की कलाई पकड़ ली। छोड़कर जा रही हो? तुम मेरी शिकार हो और तुम भागना चाहती हो? मुझे जाने दो। अंजलि पूरी तरह से घबरा गई। अचानक उसे समर का ख्याल आया और वह जोर से चिल्लाई, भास्कर भाटिया, मैं समर अग्रवाल की पत्नी हूं। वह आपकी कंपनी का मालिक है। चिल्लाना बंद करो। तुम इतने संकोची क्यों हो? क्या तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए? भास्कर ने अब कोई पर्दा नहीं रखा। जैसे ही उसने सुना कि अंजलि समर की पत्नी है, उसकी आंखें चमक उठीं। अच्छा, उस कमीने में वाकई हिम्मत है। उसकी पत्नी मुझसे डेट करने आई है। उसके कई अफेयर रहे होंगे। पहले वह अंजलि के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। अंजलि कभी भी डीटी रियल एस्टेट एजेंसी में नहीं गई थी। हालांकि समर ने वहां 3 साल तक काम किया था, इसीलिए भास्कर अंजलि को बिल्कुल नहीं जानता था। लेकिन अब उसे और भी ज्यादा यकीन हो गया कि उसे समर को शामिल करके आज रात अंजलि को तोड़ना होगा। यह समर के खिलाफ एक तरह का बदला था। भास्कर जोर से हंसा। उसने अपने बटुए से नोटों के 3 मोटे बंडल निकाले और अंजलि की ओर पटक दिए। यह 30,000 रुपए हैं, सब तुम्हारे लिए। कुत्ते के बच्चे, तुम कमीने। अंजलि भड़क उठी। उसने नोट उठाए और पूरी ताकत से भास्कर के चेहरे पर दे मारे। सारा अपमान, सारा गुस्सा, सारी शिकायतें सब इस क्षण में फूट पड़ी। बैंक नोटों के प्रहार से भास्कर चीखते हुए पीछे की ओर लड़खड़ा गया और अंजलि को छोड़ दिया। अंजलि रोते हुए लोगों की नजरों के सामने होटल से बाहर भागी। साहिल औंडी में एरिना ऑफ वैलोर खेल रहा था। जब उसने अंजलि को रोते हुए सुना, वह चौंक गया। वह जल्दी से कार से उतरा और उसकी ओर भागा। अंजलि, क्या हुआ? मेरा पीछा करना बंद करो। अंजलि फूट फूट कर रोने लगी और साहिल को अचंभित छोड़कर चली गई। अंजलि बारिश की रात में आसमान के नीचे भागती रही और रोती रही। वह उस रात से भी ज्यादा अपमानित महसूस कर रही थी जब उसने समर को डेट किया था। वह खुद को भी मारना चाहती थी। आखिरकार वह भागते भागते थक गई और जमीन पर बैठ गई। खाली सड़क को देखकर उसे अचानक समझ नहीं आया कि उसे कहां जाना है, मानो दुनिया ने उसे त्याग दिया हो। अचानक उसकी आंखों में चमक की एक हल्की झलक दिखाई दी। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और समर का नंबर डायल किया। बीप। जैसे ही फोन बजा,
वह काट दिया गया। अंजलि ने दोबारा फोन मिलाया, लेकिन फिर से फोन कट गया। कई बार ऐसा करने के बाद आंसुओं से भरी आंखों वाली अंजलि आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने समर को एक संदेश भेजा। समर, क्या तुम इतने निर्दयी हो? हम एक जोड़े थे। क्या तुम्हें मेरी कॉल का जवाब देने की भी हिम्मत नहीं है? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ रहो। 5 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। अंजलि रोती रही और कांपती रही। उसने फोन की ओर देखा, दांत भींचे और फिर दूसरा संदेश भेजा। मुझे जवाब दोगे क्या? तुम्हें पता है कि मैंने आज रात किसके साथ डेट की? वह तुम्हारा बॉस भास्कर भाटिया था। उसने मेरा अपमान किया और मेरे साथ वेश्या जैसा व्यवहार किया। यह एक और लंबा इंतजार था। जब अंजलि लगभग टूट चुकी थी, तब उसे एक संदेश मिला। टिंग, ये सब तुम्हारी मां की वजह से है। उसने अपनी ठंडी आंखें सिकोड़ लीं और उसका हाथ अपने फोन को इतनी जोर से पकड़ रहा था कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। क्या यह मुझे अपमानित करने के लिए है? बड़बड़ाते हुए उसने अपना फोन उठाया और मिस्टर पारस का नंबर डायल किया। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।